Good morning all of you. This is Amit Sudhar, Faculty of Physics in Synthesis Institute, Bikaner. These are my qualifications. आज हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस की ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है सिंडिजी। इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और इस एप्लीकेशंस में सिंडिजी में आपको कुछ कोर्सेज फ्री मिलेंगे और कुछ कोर्सेज पेड मिलेंगे, ओके बच्चों। और जो सारे के सारे कोर्सेज हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। जो कोर्सेज का क्राइटेरिया है वो हमने 2 टाइप से डिवाइड किया है बच्चों। फर्स्ट है आपके मेडिकल कोर्सेज एंड सेकंड है इंजीनियरिंग कोर्सेज। जैसा कि आप देख सकते हैं मेडिकल कोर्सेज के अंदर डायनेमिक, मोमेंटम एंड एंथेसिस। डायनेमिक जो कोर्स है वो टारगेट मेडिकल वाले बच्चों के लिए है जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं। मोमेंटम जो है वो 12th बायो जो 12th में है, और एंथेसिस 11th बायो स्टूडेंट्स के लिए है, ओके बच्चों। इंजीनियरिंग कोर्सेज जो हैं जो थर्स्ट टारगेट के लिए है 12th पास स्टूडेंट्स के लिए, इंटेंसिटी 12th के बच्चों के लिए है, और इम्पल्स 11th मैथ्स के बच्चों के लिए है, ओके बच्चों। जो कोर्सेज का फीस स्ट्रक्चर है वो यहाँ गिवन है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पर मंथ चार्जेस हैं, ठीक है। जैसे डायनेमिक कोर्सेज के चार्जेस, मोमेंटम कोर्सेज के चार्जेस एंड एंथेसिस कोर्सेज के चार्जेस, ये सारे के सारे मेडिकल कोर्सेज के चार्जेस हैं। आगे इंजीनियरिंग कोर्सेज के जो चार्जेस हैं, जो पेड कोर्स हैं, ये सब उनके चार्जेस हैं। थ्रस्ट कोर्स के चार्जेस, इम्पल्स कोर्स के चार्जेस एंड इंटेंसिटी कोर्स के चार्जेस। इसके अलावा कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.synthesis.ac.in, ठीक है बच्चों। और यूट्यूब पे भी आप विजिट कर सकते हैं और हमें फेसबुक पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बच्चों ये कुछ माइलस्टोन्स हैं जो सिंथेसिस के स्टूडेंट्स ने अचीव किए हैं, और ये हमारा हेड ऑफिस का एड्रेस है और ये DLP सेंटर्स और उनकी इन्फॉर्मेशन है, ओके बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज अमित सुतार, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स इन सिंथेसिस इंस्टीट्यूट बीकानेर। वंस अगेन मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हुआ हूं एक और वन शॉट लेक्चर जिसके टॉपिक का नाम है न्यूक्लियाई, ठीक है। आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले देखें कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, पॉइंट्स टू बी कवर्ड। सबसे पहले नाभिक के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में बंधन ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में नाभिक स्थायित्व के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद में रेडियो सक्रियता के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में अल्फा, बीटा एंड गामा 6 के बारे में छोटा सा हिंट लेंगे, और उसके बाद रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होते हैं उसका 6, इसका मीन्स क्या हुआ। लास्ट वाले टॉपिक के अंदर अपन क्या कवर करेंगे, हाफ लाइफ क्या होता है, फॉर्मूला जो बेसिक है वो लेके चलेंगे, और औसत काल भी लेके चलेंगे, ओके। आगे चलें फटाफट। देखिए न्यूक्लियस की जब मैं बात करता हूं तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या क्या फाइंडिंग्स निकली थी कि न्यूक्लियस जो होता है वो कंसाइज होता है, एटम का सारा लगभग मास जो न्यूक्लियस के अंदर कंसाइज वे में रहता है। और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से कण पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है बच्चों। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है बच्चों। अब देखिए नाभिक के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। यहाँ पे जो ए है वो क्या है, मास नंबर। क्या है बच्चों, मास नंबर, यानी कि द्रव्यमान संख्या, ओके बच्चों। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं, नाभिक के आकार की बात करते हैं, तो नाभिक का आकार द्रव्यमान संख्या के साथ में जो संबंध रखता है वो है प्रोपोर्शनल A⁻⁴ मीन्स कि समानुपाती है A⁻⁴ के। तो इस इक्वेशन को यदि मैं लिखूंगा तो R0 A⁻, यदि मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं, समानुपाती का चिन्ह हटाता हूं, तो मेरे को एक कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा, तो A⁻⁴। यहाँ पे जो R0 है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, समानुपाती नियतांक है। इसकी जो वैल्यू है ये 1.3 फर्मी मीटर के बराबर होती है। यहाँ पे फर्मी 10⁻⁻15 को लेके चला जा रहा है, ठीक है। आगे चलें। ज्यादातर इसके अंदर क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको क्या मिलेंगे, रेशियोज के मिलेंगे। अब आगे चलते हैं, वॉल्यूम, नाभिक का आयतन। नाभिक का आयतन जो संबंध रखता है द्रव्यमान संख्या के साथ वो रखता है बच्चों प्रोपोर्शनल टू ए। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए नाभिक का जो आकार है वो माना गया है गोलाकार, और गोलाकार कोई वस्तु होती है, स्फेरिकल कोई वस्तु होती है तो उसका आयतन होता है 4/3 पाई
आर क्यूब, और ये जो क्यूब लग रहा है ये क्यूब का साइन क्या करेगा 1/3 को कैंसिल आउट कर देगा, तो अपन डायरेक्टली इस वाले रिलेशन के ऊपर आ सकते हैं। यदि नाभिक के द्रव्यमान की मैं बात करता हूं तो नाभिक के द्रव्यमान के अंदर एक यूनिट बहुत ज्यादा यूज में ली जाती है, वो है एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। ओके बच्चों, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणुवीय द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना, द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान मात्रक। तो ये जो है एएमयू ये 1/Na ग्राम के बराबर होता है और 1.6 × 10⁻27 kg के बराबर होता है, जो कि लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर हो सकता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर हो सकता है। जो नाभिक का द्रव्यमान जो होगा वो भी द्रव्यमान संख्या के साथ में समानुपाती का संबंध रखेगा, ठीक है बच्चों। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो है ये कि डेंसिटी का कोई भी संबंध नहीं होता द्रव्यमान संख्या के साथ, ठीक है। ये a⁻0 का मीन्स क्या है, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने यहाँ जो साइन लगाया है वो अप्रोक्सीमेटली का साइन है, लगभग कांस्टेंट रहेगी डेंसिटी। आगे चलें, देखिए 2 न्यूक्लियाई हैव देयर मास नंबर, मास नंबर का रेशियो A1/2 1/3, पहली लाइन से ये द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटी, बस खत्म। जैसे ही फर्स्ट लाइन से अपने को ये लिख दिया, सेकंड लाइन के अंदर क्या बोल रहा है ये डेंसिटी, अभी अपन ये देख के निकले हैं कि डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू a⁻0, मींस द्रव्यमान संख्या के साथ में मास नंबर के साथ में कोई संबंध घनत्व का है ही नहीं, तो मैं क्या लिख सकता हूं 1:1। ओके बच्चों, तो मैं फाइंडिंग मेरी डायरेक्टली आ जाएगी इस वाले रिलेशन से। आगे चलें, अब देखिए मास नंबर ऑफ हीलियम एंड सल्फर दे दिया अपने को, हीलियम का दे रखा है मास नंबर कितना दे दिया 4 एंड सल्फर का दे रखा है 32। अब ये बोल रहा है द रेडियस ऑफ न्यूक्लियर सल्फर इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। मैंने आपको बताया था कि हमेशा रेशियो वाले क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं, तो क्या लिखेंगे अपन, रेडियस ऑफ हीलियम इज इक्वल टू R0 A ऑफ हीलियम की पावर 1/3, रेडियस ऑफ सल्फर R0 A ऑफ सल्फर की पावर 1/3, दोनों का डिवाइड लगा दो, रेडियस ऑफ हीलियम रेडियस ऑफ सल्फर इज इक्वल टू A ऑफ हीलियम अपॉन में A ऑफ सल्फर होल की पावर 1/3, तो 4/32 की पावर 1/3, तो ये 1/8 की पावर 1/3, यहाँ से मेरे पास फाइंडिंग आएगी 2। तो डायरेक्टली रेडियस ऑफ द सल्फर होगा वो 2 टाइम्स होगा किसके, रेडियस ऑफ हीलियम के। ओके बच्चों, सेकंड विल बी योर आंसर। आगे चलें, देखिए मास एनर्जी रिलेशन के बारे में बात करते हैं। ये जो संबंध है ये संबंध दिया था आइंस्टीन ने, ठीक है, ये संबंध दिया और उसने ये कहा कि हम यदि किसी द्रव्यमान को मतलब अपने द्रव्यमान की क्षति होती है किसी भी प्रक्रिया में तो वह एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो मीन्स द्रव्यमान और एनर्जी, द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों आपस में संबंध रखते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान लॉस होकर के एनर्जी निकलना ये तो हो रहा है जनरली, अपन न्यूक्लियर रिएक्शंस अपन देखेंगे तो उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी बनती है और ढेर सारी रिएक्शन में भी पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन जो आइंस्टीन ने रिलेशन दिया था वो ये कहा था कि द्रव्यमान ऊर्जा में बदल सकता है और ऊर्जा भी द्रव्यमान में बदल सकती है। तो सेकंड जो मेरा स्टेटमेंट है वो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। यदि सेकंड स्टेटमेंट प्रूफ हो जाता तो टेलीपोर्टेशन पॉसिबल था कि आपका सारा का सारा मास एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया और वापस किसी और जगह उस सारी एनर्जी को कन्वर्ट करके वापस मास के अंदर फॉर्म में ले आए, ठीक है। तो अभी तक सेकंड वाला जो स्टेटमेंट मैंने बोला था कि जो ऊर्जा है वो द्रव्यमान में परिवर्तित हो सकती है, वो नॉर्मल लाइफ के अंदर अभी तक साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हो पाया है, ठीक है बच्चों। हाँ, द्रव्यमान से ऊर्जा निकल सकती है। अब ये संबंध किसने दिया था बच्चों, आइंस्टीन ने, ठीक है। और यहाँ पे E एनर्जी है, ये मास है, और c², यहाँ पे c की वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। अब देखिए मास डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं। हमेशा क्या होगा, नाभिक क्या है, न्यूक्लियॉन से मिलकर बना होता है। मैंने ये आपको कहा था कि नाभिक के अंदर जितने भी आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो कण होते हैं उन सारे कणों को नाम क्या दिया गया, नाभिक में रहने वाले न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, न्यूक्लियस में रहने वाले न्यूक्लियॉन, सबको न्यूक्लियॉन बोल दिया गया। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं है, ओनली न्यूक्लियॉन है। यदि आप इसने बताया है कि किसी नाभिक का द्रव्यमान हमेशा नाभिक में उपस्थित सभी न्यूक्लियॉनों के द्रव्यमानों के योग से कम होता है, उसका रीजन क्या है, ध्यान से देखिए। ये क्या है,
नाभिक का द्रव्यमान की बात कर रहा है ये। अब डेल्टा एम कम क्यों होता है? यदि आप टोटल काउंट करोगे, यहां पे जेड जो है, जेड आपके है परमाणु क्रमांक, ठीक है, और ए क्या है यहां पे? ए है आपके द्रव्यमान संख्या। बात समझ में आ रही है? ए क्या है यहाँ पे? द्रव्यमान संख्या। जेड क्या है यहाँ पे? परमाणु क्रमांक। ठीक है, कोई भी यदि मैं परमाणु लेके चलता हूं, कोई भी मैं परमाणु लेता हूं, तो किसी भी परमाणु के अंदर क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि मैं ओनली नाभिक की बात मैं यदि करता हूं, तो नाभिक के अंदर सिर्फ दो चीजें उपस्थित हो सकती है। एक तो उपस्थित हो सकती है न्यूट्रॉन, एक उपस्थित हो सकते हैं प्रोटॉन। ठीक है, हालांकि आगे डिस्कवरीज हुई तो ढेर सारी और कण भी निकल के आ रहे हैं, लेकिन अभी अपने को सिर्फ इन दोनों पे कंसर्न करना है, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। ठीक है, तो देखिए मास जो है, यदि मैं नाभिक का मास लेके चलता हूं, ये तो है पूरे के पूरे नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे मैं m डैश लेता हूँ। m डैश मेरे को क्या लेना है? जितने भी न्यूक्लियॉन से मिलके वो बना है, जितने भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके वो बना है, उन सब का द्रव्यमान मुझे काउंट करना है। ठीक है, तो यदि मैं प्रोटॉन की बात करूंगा तो मैं z लिख दूं, परमाणु क्रमांक z mp मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस में जो मास जो नंबर है आपका द्रव्यमान संख्या है a माइनस z, जब मैं करूंगा तो मेरे को न्यूट्रॉन्स की संख्या मिल जाएगी और मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, मास ऑफ न्यूट्रॉन। जब कभी भी m डैश माइनस में m किया जाता है तो हमेशा कुछ ऊर्जा की हानि होती है। मतलब ऊर्जा की हानि मैंने क्यों बोली? क्योंकि कुछ मास की हानि होती है। और आइंस्टाइन का रिलेशन क्या बोलता है? कि मास ऊर्जा में कन्वर्ट हो सकता है। तो बेसिकली हुआ क्या, अपन ने सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स को जब एक साथ इकट्ठा किया, एक साथ स्फेरिकल फॉर्म में, गोलाकार फॉर्म के अंदर बनाया, तो हमको कुछ ऊर्जा की हानि करनी पड़ी, हमको कुछ एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ी, जिससे वो हम उसको आसपास लेके आए। बात समझ में आ रही है? तो ये द्रव्यमान जो अपने हानि हो रही है, ये द्रव्यमान क्षति हो रही है, ये क्षति ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो वो जो ऊर्जा है वो में एक्सटर्नल फॉर्म में, या फिर जो हम बना रहे हैं, वो ऊर्जा न्यूक्लियस को बनाने में काउंट की जाएगी। ठीक है, वो ऊर्जा न्यूक्लियस को बनाने में लगी है। उसी हिसाब से यदि आप पूरे के पूरे परमाणु की बात करते हो, तो पूरे के पूरे परमाणु के लिए जब आप इक्वेशन लिखोगे तो ये मास ऑफ एटम, पूरा के पूरे परमाणु का द्रव्यमान, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि परमाणु क्रमांक जो होता है वो क्या शो करता है कि उतने ही इलेक्ट्रॉन है अपने पास और उतने ही प्रोटॉन है, तो दोनों का मास मैंने ले लिया और न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो a माइनस z से मेरे पास मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली इतने जो अपने इस जो स्लाइड से हमने क्या फाइंडिंग निकाली, इस स्लाइड से अपन ने ये फाइंडिंग निकाली कि द्रव्यमान और ऊर्जा में एक संबंध है। यदि द्रव्यमान, कहीं द्रव्यमान की क्षति हो रही है तो वो द्रव्यमान ऊर्जा में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, और यहाँ यदि यहाँ पे देखा जाए कि न्यूक्लियस को बनाने में कितनी ऊर्जा लगी, तो जितनी उसके द्रव्यमान की क्षति हुई। बात समझ में आ रही है? कितनी ऊर्जा लगी कि जितनी उसके द्रव्यमान की क्षति हो गई। बस यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आगे चलें। अब देखिए बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, किसी नाभिक को मुक्त न्यूक्लियनों में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही उसकी बंधन ऊर्जा होती है। ठीक है, नाभिक को मुक्त न्यूक्लियनों में बदलने की। तो देखो बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं अभी। अपने जितनी एनर्जी न्यूक्लियन बनाने में लगी है, बात समझ में आ रही है? यदि हम न्यूक्लियन को बना रहे हैं, जैसे न्यूक्लियन यहाँ पे है, अपन ने इन दोनों को जोड़ा, ठीक है, तो ये अपने क्या बन गया? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियनों को बनाने का सेंस ये है न्यूक्लियस बनाने का। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने कन्वर्ट करके इसके अंदर जोड़ दिया। जो अपन ने एनर्जी का जो रिलेशन बन रहा था मास एनर्जी के रिलेशन से, उसमें क्या है? ये m है, ये m है और ये m है। बात समझ में आ रही है? m जो होगा वो हमेशा 2m से कम होगा। इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ
द्रव्यमान में हानि हुई है। जो द्रव्यमान में हानि हुई है वही तो ऊर्जा इन न्यूक्लियस को जोड़ के रखने में काम आ रही है, जोड़ के रखने में काम ली गई है, काम आ रही है। ठीक है, अब देखिए बाइंडिंग एनर्जी के बारे में डिस्कशन करें कि भाई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट इनटू न्यूक्लियस मींस जितना का जितना ऊर्जा, जितना का जितना द्रव्यमान ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ है उतनी ही ऊर्जा तो हमें देनी पड़ेगी इस पूरे न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए। बात समझ में आ रही है? मान लिया 10 जूल एनर्जी यहां थी, 10 जूल, ठीक है, ये एनर्जी लेट अस अज्यूम इसकी एनर्जी लेके चलते हैं। ये मान लीजिए 18 जूल के समथिंग आ रहा है, ठीक है, जूल ना लेकर के मास ले लेते हैं, चलो एनर्जी डायरेक्टली रिलेशन नहीं करना, मास एनर्जी में कन्वर्ट करना है ना अपने को। तो ये मान लिया 10 ग्राम का था, ये भी 10 ग्राम का था, ठीक है, तो ये 18 ग्राम हो गया। ठीक है, तो डेल्टा एम मेरे पास कितना आया? 2 ग्राम आया कि नहीं आया? अब ये जो 2 ग्राम है यही तो मैं कन्वर्ट कराऊंगा एनर्जी के अंदर, तो मीन्स ये इतनी एनर्जी जो थी, मीन्स ई जो आप लिखोगे 2 ग्राम इंटू में सी स्क्वायर, ये इसकी एनर्जी काउंट की जाएगी। ठीक है, अब इतनी ही एनर्जी मुझे इस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए और देनी पड़ेगी जितनी एनर्जी इसको बनाने के लिए लगी है। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी नाभिक को मुक्त न्यूक्लियनों में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही उसकी बंधन ऊर्जा होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यह हमेशा पॉजिटिव होगी और ये बाइंडिंग एनर्जी जो पर न्यूक्लियन हमें निकालनी होगी। बात समझ में आ रही है? जो भी एनर्जी होगी, जैसे मान लो ये एनर्जी, क्योंकि जो मास जो क्षय हुआ है, अब आप खुद सोच के देखिए, मान लीजिए मेरे पास 10 न्यूट्रॉन प्लस में 10 प्रोटॉन थे, ठीक है, अब इससे मिल करके एक न्यूक्लियस बना जिसके अंदर 20 न्यूक्लियन आ गए मेरे पास। ठीक है, 10 न्यूट्रॉन 10 प्रोटॉन मिल करके 20 न्यूक्लियन। ठीक है, अब यहां जो मास डेल्टा एम मुझे मिला है वो इन टोटल के अंदर छोटे छोटे पार्ट, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट निकल के मिला होगा। इसीलिए मुझे जो टर्म निकालनी होगी हमेशा वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के हिसाब से मैं डिफाइन कर पाऊंगा। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की चर्चा कर रहे हैं अब अपन। ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये किसको रिलेट कर रहा है? मास नंबर को रिलेट कर रहा है। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या को किससे रिलेट कर रहा है? ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से रिलेट कर रहा है ये। अब देखिए ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है और इस ग्राफ से जो फाइंडिंग निकल के आती है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट जो फाइंडिंग है वो क्या है? Fe जो है वो काफी ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखिए, 0 से लेकर के 250 के आसपास अपन ने लिए हैं। जितने भी द्रव्यमान संख्या वाले तत्व थे वो सारे के सारे तत्व यहाँ कंसीडर कर लिए गए हैं। लेकिन Fe की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी वो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी निकल के आती है। इसका मीन्स क्या हुआ? हमें पर न्यूक्लियन जो एनर्जी है वो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी इसके न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए। यही तो हम डिस्कशन कर रहे थे कि जितनी एनर्जी, जितना द्रव्यमान उसको बनाते समय कन्वर्ट हुआ है एनर्जी के अंदर, उतनी ही एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो ये जो एनर्जी है इसके लिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, इसीलिए बोला जाता है कि Fe जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है बच्चों, सेकेंड फाइंडिंग, 30 से लेकर के जो अपने 170 तक के जितने भी तत्व हैं वो उनकी स्टेबिलिटी लगभग लीनियर ही रहेगी। ठीक है ना, ये जो ग्राफ आ रहा है देखिए, लगभग बोल रहा हूँ, जो चेंजेस आ रहे हैं, जो यहाँ पे चेंजेस हैं और जो 170 के बाद के चेंजेस हैं उनको देखोगे आप तो थोड़े चेंजेस ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन 30 से 170 के बीच में यदि आप बात करोगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहती है। ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली सेम कह रहा हूँ मैं। देखिए 30 ये रहा, 30 से लेके 130 के आसपास, ये देखिए अप्रॉक्सीमेटली लगभग सेम कह रहा हूँ मैं, तो ये सेम ही रहती है। थर्ड फाइंडिंग, 30 से जो कम वाले हैं वो यदि मिल करके, ठीक है ना, जैसे ये दो हैं, दो अलग अलग तत्व हैं, ये दोनों मिल करके एक हैवी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। जैसे ये हैवी न्यूक्लियस हो गया। यदि एक हैवी न्यूक्लियस एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं
तो एनर्जी रिलीज होगी। बात समझ में आ रही है? तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी निकलेगी। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियर फ्यूजन। चौथी जो फाइंडिंग है कि 170 से जो ज़्यादा वाले जो तत्व हैं वो जब टूटते हैं दो पार्ट में, मतलब हैवी है वो दो पार्ट में टूटेगा। जब वो दो पार्ट में टूटता है तब भी एनर्जी निकलती है। ठीक है, अब यहाँ जो एनर्जी निकलेगी, ठीक है, वो दोनों के फॉर्म में क्यू क्यू ले लेते हैं। ये एनर्जी निकल रही है यहाँ पे। इस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फिशन। ठीक है बच्चों। नाभिकीय विखंडन, एक न्यूक्लियस का दो भागों में टूटना, नाभिकीय विखंडन। और दो न्यूक्लियस का एक बड़े नाभिक बनाना, दो छोटे नाभिकों का बड़े नाभिक बनाना, वो क्या होगा? नाभिकीय संलयन। ये क्रिया आपके किस में होती है? सन में होती है, सूर्य में। ठीक है, हाइड्रोजन मिलके हीलियम का निर्माण करते हैं वहां पे। आगे चलें, ये इसकी फाइंडिंग्स थी। अब देखिए, द एनर्जी ऑफ रिएक्शन Li7 + P क्या बन गया? 2 हीलियम। ठीक है, Li7 + P प्रोटॉन। ठीक है बच्चों, प्रोटॉन से क्या बन गया? 2He4, 2 हीलियम नाभिक मेरे पास बन गए। ठीक है, अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये बोल रहा है कि लिथियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है? 160। और इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है? 7.06। ठीक है, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ऑब्वियस है, यहाँ पे ज़्यादातर जो यूनिट चलेंगी वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चलेगी। ठीक है बच्चों, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चलेगी। अब देखिए, पूछ क्या रहा है अपन से? एनर्जी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए आप, लिथियम से 2 हीलियम बन गए हैं। ठीक है बच्चों, अब देखें पर न्यूक्लियन बोल रखा है इसने, ये 7 है। अब 5.60 इंटू में 7, ठीक है बच्चों, -2 इंटू में 7.06 इंटू में 4। इस इक्वेशन में देखो खास बात ये है, ज़्यादा आपको वैसे ध्यान नहीं रखना है। बात समझ में आ रही है? वैसे ध्यान नहीं रखना है। बाय द वे, आपने इसकी कैलकुलेशन पहले कर दी, इसकी बाद में कर दी, तो माइनस का साइन ही तो आएगा। लेकिन ये एनर्जी क्या होती है? एनर्जी जो भी रिलीज होगी पॉजिटिव होगी, तो साइन उसका मैग्नीट्यूड ले लेना। ठीक है बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड ले लेना। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो 17.3 के अप्रॉक्स आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्स। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट विल बी योर आंसर। बात समझ में आ रही है? चलें आगे चलें, चलिए। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन is 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दैट ऑफ हीलियम is 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके बच्चों, ठीक है। इफ 2 न्यूट्रॉन्स आर फ्यूज्ड टू फॉर्म 1 हीलियम देन द एनर्जी रिलीज्ड इज, ठीक है। अब देखिए एनर्जी रिलीज बात कर रहा है वापस, ई डैश ले लेते हैं अपन। तो 28 माइनस में देखिए हीलियम का, एक हीलियम का कितना है? 2.2, 2 इंटू में 2.2, तो कितना आ जाएगा? 28 माइनस में 4.4, तो आई थिंक 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ट्राई करते रहिएगा। आगे चलें। ये देखिए, इन द गिवन फिशन रिएक्शन, ठीक है, नाभिकीय विखंडन की क्रिया है ये। द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एक्स एंड वाई इज 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेयर दैट ऑफ यूरेनियम दे रखा है अपने को 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द टोटल एनर्जी लिबरेटेड विल बी अबाउट। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, ई डैश देखिए आप, जब नाभिकीय विखंडन होगा, 2 पार्ट में टूटेगा, ठीक है, तो इसकी एनर्जी इससे तो ज़्यादा होगी। तो मैं क्या लिख दूँ, एक 117 और 117 ये दोनों हैं, तो 2 इंटू में 117 इंटू में इनमें से प्रत्येक की कितनी है बाइंडिंग एनर्जी पर? 8.5 माइनस में, ठीक है,
236 इंटू में कितना है 7.6। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा आपके पास। ठीक है बच्चों, हो जाएगा, ट्राई कीजिएगा। आगे चलें। अब देखिए रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। रेडियो एक्टिविटी बेसिकली क्या है? द स्पॉन्टेनियस एमिशन, मतलब ताक्षणिक ये क्रिया है एक। अपन देखो वैसे एक्टिविटी की जब आप बात कर रहे हो तो रेडियो एक्टिविटी आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कि कब अपने किसी भी चीज़ का एमिशन होगा। ठीक है, अपन एक रफली आइडिया ही लेके चलते हैं कि इतना पार्ट है वो डिके होगा, या फिर इतना जो अपने रेडिएशन है वो विकिरण की फॉर्म में या फिर अल्फा बीटा कणों की फॉर्म में आएगा मेरे पास। ठीक है ना, एक रफली आइडिया है, अप्रॉक्सीमेशन है। एग्जैक्टली अपन नहीं बता सकते कि भाई ये एग्जैक्टली 3 या 4 मिनट बाद में ये कण आएगा ही आएगा, ये अपन कभी नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, इसीलिए नाभिक से विकिरणों के स्वतः उत्सर्जन की घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। बात समझ में आ गई? इस प्रकार के गुण प्रतिक्रिया पदार्थ रेडियो सक्रिय पदार्थ कहलाता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब ओनली अनस्टेबल न्यूक्लियाई एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टी। अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई होते हैं वही यह प्रॉपर्टी दर्शाते हैं। और अनस्टेबिलिटी मैंने आपको बता दिया था, 30 से छोटे वाला जिनका द्रव्यमान संख्या होती है और 170 से ज़्यादा वाला। ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे अनस्टेबल की कैटेगरी में आएंगे। बात समझ में आ रही है? ये दोनों अनस्टेबल है। अब ये कौन सी क्रिया करते हैं वो उस तत्व के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, आगे चले। ये तो देखो इसके अंदर क्या था, ये रेडियो एक्टिविटी के अंदर क्या होगा, अल्फा बीटा एन गामा 6 होगा। ठीक है, और ये वाली क्रियाएं कौन सी थी याद कीजिए, है तो ये भी अनस्टेबल की कैटेगरी में ही। जब ये स्टेबल हैवी न्यूक्लियाई बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, नाभिकीय संलयन। ठीक है, और ये कौन सा है, नाभिकीय विखंडन। बात समझ में आ रही है? आगे चलें। अब ये देखिए अल्फा बीटा एन गामा, वैसे देखो अल्फा बीटा एन गामा डीके के बारे में ही बात की जाती है, लेकिन मैं पर्सनली अल्फा बीटा प्लस बीटा माइनस और इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है, और लास्ट में गामा। बस समझ आ रही, ये 4 ही पॉसिबिलिटी बनती है, उन चारों में डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखिए अल्फा डीके की जब मैं बात कर रहा हूँ, अल्फा डीके है उसके अंदर जो हीलियम जो न्यूक्लियस है वो निकलेगा। ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस निकलेगा मीन्स मास जो होगा, जो भी अपने रिजल्ट आएगा उसके अंदर अल्फा कण निकल जाएगा, और जो पीछे जो अपने उस जो रिएक्शन का बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट बनेगा, वो उसके अंदर मास नंबर -4 करना पड़ेगा, और जो उसका एटॉमिक नंबर है वो करना पड़ेगा -2। बात समझ में आ रही है? उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, -4, जो पहले थी उससे -4, और जो उसका एटॉमिक नंबर है, जो उसका परमाणु क्रमांक है, वो कितना हो जाएगा, -2 पहले से। अब बीटा माइनस डीके की बात करता हूँ, इसके अंदर क्या करता है, लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से मतलब नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन का लूज होता है। ये कब होता है, जब एक जो अपने न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट होता है, ये तब निकलता है। ये ध्यान रखिएगा बात, जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट होता है ये तब निकलता है। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर मास नंबर के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो परमाणु क्रमांक है वहाँ पे कितना चेंज हो जाएगा, +1। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ये जो क्रिया है, मतलब इसके अंदर जो क्या होगा, न्यूक्लियस जो होगा उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन का गेन, मतलब इलेक्ट्रॉन वो अंदर की तरफ सक कर लेगा। ठीक है, अब ये कब होगा, जब प्रोटॉन टर्न्स इनटू न्यूट्रॉन। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर टर्न्स होगा तो एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके अंदर जो अपने द्रव्यमान संख्या है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन जो परमाणु क्रमांक है वहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। ठीक है बच्चों, अब पॉजिट्रॉन एमिशन, अब मीन्स बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव। अब लूज पॉजिट्रॉन, मतलब बीटा पॉजिटिव जो टर्म है जो अपने, इसको पॉजिट्रॉन बोला जाता है। ये पॉजिट्रॉन लूज होगा, ये कब होगा, जब प्रोटॉन टर्न्स इनटू न्यूट्रॉन। ये दोनों की दोनों क्रियाएं हैं, बात समझ में आ रही है? ये दोनों के दोनों देखो, प्रोटॉन टर्न्स इनटू न्यूट्रॉन, प्रोटॉन टर्न्स इनटू न्यूट्रॉन, ये दोनों में से पॉसिबिलिटी किसकी होती है, ये देखो अभी भी, मतलब अनसर्टेनिटी इसके अंदर न्यूक्लियर जो रेडियो एक्टिविटी है इसके अंदर ज़्यादा है। अपने को क्या करना है, नॉर्मल सिंपल चीज़ें लेके चलना है, क्योंकि आप खुद सोचिए यहाँ पे इस चैप्टर्स के जो नाम हैं सारे के सारे किस में काउंट होते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में। तो ये अभी इनके अंदर डिस्कवरी चल रही है, लेकिन ये भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं कि लूज पॉजिट्रॉन, नो चेंज वापस, और -1। ठीक है बच्चों, अब गामा डीके की बात करते हैं। गामा डीके क्या होता है, गामा डीके तभी होगा जब न्यूक्लियस पूरी स्टेबिलिटी, ये तो क्या है, न्यूक्लियर के अंदर अपने क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियर लूज कर रहा है,
ठीक है। हीलियम को न्यूक्लियर टर्न्स हो रहा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, ये टर्निंग चल रही है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है, पूरा का पूरा न्यूक्लियस जो होगा उसकी भी एक स्टेबिलिटी लेवल होता है, वो उस स्टेबल एनर्जी लेवल से थोड़ा ऊपर लाई करेगा, ठीक है। वो अनस्टेबल मतलब कंडीशन में पहुंच जाएगा, और जैसे ही वो वापस स्टेबिलिटी की तरफ आएगा तो गामा जो अपनी रेज हैं, ठीक है, गामा जो रेज हैं उनको निकालेगा। तो गामा जो डीके है वो एक तरह की रेज है, ठीक है, एक तरह का फोटोन है, एक तरह की लाइट है, ठीक है, एक तरह की किरण है, और इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ना तो मास नंबर में कोई इफेक्ट आएगा और ना ही परमाणु क्रमांक के अंदर कोई इफेक्ट आएगा। अब देखिएगा ध्यान से, अल्फा, बीटा एंड गामा, ये तीन अपने को लेके चलने हैं, मतलब अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है बच्चों। पेनिट्रेशन पावर की बात करता हूँ, मतलब भेदन क्षमता, भेदन क्षमता के हिसाब से मैं यदि इनको क्रमानुसार लगाऊं तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है गामा की, फिर होती है बीटा की, और फिर होती है अल्फा की, ठीक है। अब गैस को आयनीकरण या फिर आयनन क्षमता जो होती है, मतलब किसी भी अपने गैसेस के अंदर से यदि इनको फ्लो करवाएंगे तो वो कितना आयनन कर पाती है, तो आयनन क्षमता जो होती है इनकी, आयनाइजेशन पावर, वो होती है सबसे ज़्यादा अल्फा की, फिर होती है बीटा की, और फिर सबसे ज़्यादा लेस होती है गामा की, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो भेदन क्षमता और आयनन क्षमता ये आप देख सकते हैं, ये आयनाइजेशन पावर है, ठीक है। आगे चलें। अब देखिए रेडियो एक्टिव डिके, मेन टॉपिक पे आ गए हैं। अब क्या है, किसी क्षण, देखो रेडियो एक्टिव डिके बेसिकली मैडम क्यूरी के टाइम में रेडियम के फॉर्म में मिला था अपने को, ठीक है ना। उसके अंदर उसकी डिस्कवरी थी, उसने ये बताया था कि रेडियम से जो विकिरण निकल रही है उससे उस पदार्थ का डिके हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, पहले अपने पास इसका पर्टिकुलर जो प्रोसेस समझे, पहले अपने पास 100 ग्राम पदार्थ था, ठीक है। अब वो धीरे 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 रेडिएशन देगा और डिके होता रहेगा, ठीक है। डिके होते 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 उसका जो जैसे कहते हैं ना रेडियो एक्टिव की जो क्षमता है वो कम होती जाएगी। मतलब ये नहीं है कि 20 ग्राम था तो एकदम उड़ ही जाएगा, वो एकदम गायब ही हो जाएगा, लेकिन जो रेडियो एक्टिव पदार्थ रियलिटी में जो एमिशन कर रहा है उसकी भी तो एक प्रोबेबिलिटी, एक मतलब कहते हैं ना थीम होगी कि भाई उतना जो पदार्थ है वो रेडियो एक्टिविटी देगा, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे उसकी हाफ लाइफ खत्म होती जाएगी उसकी रेडियो एक्टिविटी करने की क्षमता या फिर विकिरण उत्सर्जित करने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे उसका मास एग्जैक्टली इनके रेशियोज में नहीं, लेकिन रेडियो एक्टिविटी जो सक्रिय नाभिक जो होते हैं उनकी संख्या कम होती रहेगी, जो रेडियो एक्टिव बने हैं या फिर रेडियो एक्टिव हैं अभी, ठीक है। तो मान लीजिए कि N0 जो है, मान लीजिए कि N0 सक्रिय नाभिकों की संख्या है t=0 पे, तो जो अब बचे हुए जो सक्रिय नाभिक हैं उनकी संख्या कितनी है, n=N0 e⁻⁻ तो ये जो बचे हुए नाभिक निकालने के लिए आपको हमेशा चरघातांकीय जो समीकरण है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये वो समीकरण है। बात समझ में आ गई। ये तो क्या है, बचे हुए नाभिक, और ये है समय अंतराल में विघटित हुए नाभिकों की संख्या कितनी है वो अपने को मिलेगी। N0 से अपने को n को माइनस करना है। बात समझ में आ गई। तो ये दो ग्राफ हैं अपने पास। ये ग्राफ तो पर्टिकुलर क्या है 1 - e⁻⁻ का, और ये ग्राफ क्या है डीके होते हुए। बात समझ में आ रही है, हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, इस ग्राफ के अंदर जो हाफ लाइफ और आपके औसत आयुकाल, ये दोनों के दोनों जो हैं वो इसमें बता रखे हैं डायग्राम में। अब अर्ध आयुकाल क्या होगा, अर्ध आयुकाल वो होगा जिसके अंदर एग्जैक्टली हाफ पे आ जाता है, ठीक है। जो मतलब जो अपने बचे हुए नाभिकों की संख्या है, बचे हुए सक्रिय नाभिकों की संख्या वो हाफ आ जाती है एग्जैक्ट, तो वो है अपना हाफ लाइफ, जिसको अपन बोलेंगे अर्ध आयुकाल। तो ये रिलेशन हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ln2/λ 0.693/λ, ठीक है बच्चों। और मीन जो है औसत आयुकाल जो है वो होता है 1/λ, ठीक है, 1/λ। अब 1/λ जब करेंगे तो TH/0.693, ये जो लैम्डा है ये कांस्टेंट है, ये उस इक्वेशन का कांस्टेंट है, समीकरण का है वो नेतांक है लैम्डा, ठीक है बच्चों। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इन सारे फॉर्मूलेज आपको आते होंगे आई होप। और ये वाला जो रिलेशन है कि TA जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1.44 TH के बराबर होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो मेडिकल वाले बच्चे हैं वो इजीली भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, अभी अपन कुछ क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है। और जो JEE वाले बच्चे हैं उनके लिए इक्वेशन जो वो बना के देंगे वो हमेशा चरघातांकीय रूप से ही आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। देखो JEE वाले क्वेश्चंस कुछ नहीं होते, JEE वाले क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैथ्स ज़्यादा होती है, और JEE वालों में कोई टिपिकलिटी नहीं है, वो भी इजीली हो सकते हैं। अब देखिए, ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ हाफ लाइफ 2 आवर
emits radiation of intensity which is 64 times the permissible safe level, the minimum time after which it would be possible to work safely with the sources। इसका मतलब ये है कि कोई पदार्थ मैंने ले रखा है, अब जो सेफ जो लेवल है, सेफ लेवल मीन्स जो सही लेवल है उसके अंदर काम करने का, यदि आप सेफ लेवल पे काम नहीं करेंगे तो ये आपके लिए, खुद के लिए, आपकी हेल्थ के लिए हैजार्डस है, ठीक है। तो ये सेफ लेवल जो है वो कितना है, जो भी है x है, ठीक है, उस सेफ लेवल का 64 टाइम्स ये एमिशन कर रहा है, ठीक है, उस सेफ लेवल का मतलब 64x ही एमिशन कर रहा है। बात समझ में आ रही है। और इस जो तत्व है इसकी हाफ लाइफ जो है अर्ध आयुकाल, हाफ लाइफ, अर्ध आयुकाल जो है, अर्ध आयुकाल कितना दे रखा है अपने को, 2 आवर दे रखा है। बात समझ में आ रही है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 64 इज इक्वल टू 2 की पावर x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर x में करूँगा, 2 की पावर 6 इक्वल टू 2x, x कितना आ जाएगा 6, ठीक है बच्चों। ये x नहीं, यहाँ पे मैं n ले लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ये n है, मतलब इतने हाफ लाइफ बीत जाएंगे तब ये सेफ हो जाएगा इसके साथ में काम करना। इतने हाफ लाइफ बीत जाने के बाद में इसके अंदर से काम करना सेफ होगा। तो n हाफ लाइफ बीत गए, तो टोटल जो टाइम आएगा, टोटल जो टाइम आएगा वो आएगा 6 इंटू में 2, एक हाफ लाइफ 2 आवर की है, तो कितने टाइम बाद में इसके अंदर काम करना सेफ होगा, 12 आवर, ठीक है बच्चों। आगे चले। अब देखिए 10 grams of 57 cobalt kept in an open container decay beta particle with a half life of 270 days. The weight of the material inside the container after 540 days will be very nearly, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैंने आपको बताया था बीटा पार्टिकल या फिर बीटा कण जो हैं उनके अंदर द्रव्यमान संख्या के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है बच्चों, द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो जितना पदार्थ था वो लगभग उतना ही पदार्थ अपने को बचा हुआ मिलेगा। बात समझ में आ रही है, उतना ही पदार्थ अपने को मिलेगा बचा हुआ। लगभग मैंने साइन क्यों लिया, क्योंकि मैंने आपको खुद को बताया था अभी अप्रॉक्सीमेटली सारे के सारे आइडियाज़ हैं ये, तो लगभग मास नंबर में कोई चेंज होना नहीं है, तो उतना ही जो पदार्थ है अपने को लास्ट के अंदर लगभग मिल जाएगा। लगभग कैसे 9.8 9.9 के समथिंग मिल जाएगा, जो कोई अप्रॉक्सीमेटली बहुत ज़्यादा चेंजिंग क्वांटिटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। देखो बच्चों इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है अपने को डीके कांस्टेंट दे रखा है, न्यूक्लियर यूरेनियम की सीरीज़ आती है उसमें लैम्डा, ठीक है बच्चों, डीके कांस्टेंट है 6 नेतांक। तो एक और चीज़ जो इक्वेशन है n = n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, मैंने क्या कहा था इक्वेशन कांस्टेंट, तो जो इक्वेशन कांस्टेंट है उसको 6 नेतांक या डीके कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, डीके कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है। अब ये क्या बोल रहा है, द डीके कांस्टेंट ऑफ द स्टेबल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सीरीज विल बी, ठीक है बच्चों, मतलब स्टेबल एंड मीन्स वो आगे डीके ना हो, अब आगे डीके ना हो तो dn/dt = माइनस लैम्डा टी, यही तो होता है, सॉरी माइनस लैम्डा n, ठीक है बच्चों, माइनस लैम्डा n। तो आप खुद सोचिए जब ये स्टेबल है तो लैम्डा का ये जो प्रोडक्ट है टोटल इक्वेशन क्या आनी चाहिए 0, ठीक है, तो लैम्डा क्या होना चाहिए 0 स्टेबल होने के लिए, स्टेबल एंड पूछ रहा है ये, तो आगे डीके होगा नहीं, तो लैम्डा क्या हो जाएगा 6 नेतांक उसका 0। अब देखिए द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट x इज सेम एज मीन लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ x इज सेम एज मीन लाइफ ऑफ y। तो अभी अपन ने जस्ट एक रिलेशन पढ़ा था, तो 1.4 टाइम्स हाफ लाइफ ऑफ y, हाफ लाइफ ऑफ x, तो हाफ लाइफ ऑफ y इज इक्वल टू हाफ लाइफ ऑफ x अपॉन में 1.4, ठीक है बच्चों। मीन्स ये जो y का जो है, y का जो हाफ लाइफ है वो x के हाफ लाइफ का डिवाइड बाय 1.4 है, तो मीन्स y जो होगा वो डीके फास्टर होगा, उसका 6 ज़्यादा होगा, वो बहुत जल्दी 6 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे चलें। हाफ लाइफ ऑफ 2 रेडियोएक्टिव सब्सटेंस A एंड B आर, A और B की हाफ लाइफ, A की कितनी है 20 मिनट, B की कितनी है 40 मिनट, ठीक है, और टाइम अपने को कितना दे रखा है 80 मिनट के बाद में अपने को रिमेनिंग नंबर देखना है, तो इसकी कितनी हाफ लाइफ हो जाएगी 4 हाफ लाइफ हो जाएगी आई थिंक, और इसकी 2 हाफ लाइफ, ठीक है बच्चों।
तो इसकी काउंट कितनी हो जाएगी 4 हाफ लाइफ और इसकी कितनी आ जाएगी 2 हाफ लाइफ। तो सिंपल सा मेथड है, 120 ले लेते हैं, एक बार इनिशियल नंबर कुछ भी लेके चल सकते हो। 120 मैंने इसलिए लिया क्योंकि 4 से इजीली डिवाइडेबल हो जाएगा ये, ठीक है। 120 लिया तो 1 हाफ लाइफ काउंट हुई, 1 हाफ लाइफ, ठीक है। तो कितना बच जाएगा 60, फिर अगेन एक हाफ लाइफ, कितना बच जाएगा 30, फिर अगेन एक हाफ लाइफ, कितना बच जाएगा 15, फिर अगेन एक हाफ लाइफ 7.4, ठीक है। तो कितनी हाफ लाइफ होगी टोटल 4 हाफ लाइफ, ठीक है। अब इसकी कितनी हाफ लाइफ जानी है 2, तो ये 60 1 हाफ लाइफ और ये 30 ये सेकेंड हाफ लाइफ, ठीक है बच्चों। तो 4 हाफ लाइफ एंड 2 हाफ लाइफ। तो लास्ट के अंदर कितने बचा अपने पास 7.5:30, तो ये कितना है 1:4, ठीक है बच्चों। 1:4 बच जाएगा अपने पास, इजी क्वेश्चन। आगे चलें। इन द रिएक्शन दे रखी है X92 234, ठीक है बच्चों। ये वाली रिएक्शन देख लेना, इंग्लिश मीडियम वाले भी। 234 एंड Y दे रखा है 87 222। क्रमशः कितने अल्फा तथा बीटा कणों का उत्सर्जन हुआ होगा, कितने अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल इसमें से निकले हैं, ठीक है बच्चों। तो हमेशा मेरे को एक इक्वेशन वाला मेथड है वो बहुत ईजी लगता है। जैसे मान लो अपने 234, ये क्या है मेरे पास मास नंबर है। अब 234 हमेशा कंजर्व रहेगा, बात सीधी सी है, इक्वेशन के अंदर कंजर्व ही तो रहता है। तो 234 प्लस में इक्वल टू कितने अल्फा कण निकले हैं, तो मतलब अल्फा कण जितने भी निकले होंगे तो उसके कारण जो चेंजेस होगा वो क्या होगा 222 प्लस में ए और एक अल्फा कण के कारण चेंजेस कितना होता है 4, ठीक है बच्चों। तो 234 माइनस 222 इक्वल टू 4a। तो a इज इक्वल टू यहाँ कितना है 12/4 मीन्स a इक्वल टू 3, मीन्स a कितना आ गया 3 अल्फा कण, ठीक है बच्चों। ये कितना आ जाएगा 3 अल्फा कण। अब बीटा पार्टिकल की बात करते हैं। बीटा पार्टिकल के अंदर ये तो क्या हो गया मास जो नंबर है वो कंजर्व कर दिया। अब अपने क्या करेंगे अपने जो एटॉमिक नंबर है वो कंजर्व कर देते हैं। तो 92 इज इक्वल टू 87, ठीक है बच्चों। अब अल्फा जो कण है वो 2 आपके 2 उनके अंदर चार्ज होता है, ठीक है बच्चों। तो अपन क्या लिखेंगे प्लस में 2 इंटू में 3 माइनस बी क्यों किया क्योंकि बीटा पार्टिकल है, ओके बच्चों। अब देखिए 92 माइनस 87, ठीक है बच्चों। और ये क्या है माइनस में कितना आ जाएगा 6 इज इक्वल टू माइनस बी। तो यहाँ पे -1 इज इक्वल टू माइनस बी, कितना आ जाएगा b इज इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। कितना आ जाएगा b इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम ईजी है। तो 3 अल्फा कण और बीटा जो कण है आपके वो कितने हो जाएंगे, बीटा कण हो जाएंगे आपके 1। तो 3 अल्फा और 1 बीटा, 4th विल बी आंसर, ठीक है बच्चों। अगला देखिए ए न्यूक्लियस विद Z इक्वल 92 एमिट द फॉलोइंग इन ए सीक्वेंस। तो अल्फा कण टोटल कितने हैं वो देख लो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 अल्फा कण है, ठीक है। बीटा जो नेगेटिव है वो कितने हैं 4 और बीटा जो पॉजिटिव हैं वो कितने हैं बच्चों 2, ठीक है। और 92 अपने पास जो लास्ट जो फाइनल है Z डैश जो निकलेगा वो निकलेगा 92, ठीक है बच्चों। तो 92 तो देखिए ध्यान से किसका है अल्फा कण वाला हो जाएगा, 92 तो हो जाएगा अल्फा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ठीक है, अच्छा अल्फा 8 है, सॉरी अल्फा यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा बच्चों अल्फा 8। अब माइनस में 8 इंटू में 2, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए बीटा माइनस कण है, ये बीटा माइनस प्लस 4 इंटू में 1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस का साइन, बीटा प्लस के लिए क्या आएगा माइनस का साइन, माइनस में 2 इंटू में 1। तो कितना है ये 92 माइनस 16 प्लस 4 माइनस 2, ठीक है बच्चों। तो 92 माइनस 14, तो आई थिंक कितना आ जाएगा 78। ये मेरे पास लास्ट Z बचेगा, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू वंस अगेन, हैप्पी होली सबके लिए।
तो न्यूक्लियाई जो चैप्टर है उसका जितना शॉर्ट के अंदर मैं कर सका वो मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर जिस मेथड से मैंने सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस, यदि आप ट्राई करना चाहें तो वो ट्राई कर सकते हैं। इजी क्वेश्चंस, देखो नीट लेवल के अंदर बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। हाफ लाइफ के अंदर यदि वो डील करना चाहेगा, हाफ लाइफ के अंदर भी यदि एग्जामिनर खेलना चाहेगा तो बहुत ईजी वे के अंदर खेलता है। तो आप डायरेक्टली इक्वेशन भी ध्यान रख सकते हैं, और जो मेथड मैंने यूज़ किया था, कोई पर्टिकुलर एज्यूम कर लीजिए कि भाई इतने पार्टिकल इनिशियली थे, बाद में इसको हाफ लाइफ के हिसाब से कन्वर्ट कर दीजिए। और यदि इक्वेशन आपको याद रखें तो सदैव ध्यान रखें लैम्डा क्या है, 6 नियतांक, ठीक है, डिके कांस्टेंट, और टी हाफ लाइफ के साथ में क्या रिलेशन है उसका, टी एवरेज के साथ में क्या रिलेशन है, मैंने सब कुछ करवा दिया है। ओके बच्चों, टेक केयर, बी सेफ, ध्यान रखिए अपना।